हेलो स्टूडेंट्स, यस आज की जो वीडियो है ये सर्कुलर मोशन पे बेस है एंड ये सर्कुलर मोशन पे बेस पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्या पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर वेरिएबल्स जो हैं वो समझा था, उनकी डेफिनेशन समझी थी और कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले समझे थे। आज हम वो रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं डिफरेंट एंगुलर वेरिएबल्स में इन पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यानी पार्ट 1 वीडियो में एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म स्टडी किया था। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिस तरीके से एक लीनियर वेलोसिटी होती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी है। ठीक है, या ना प्लेन मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज होता है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेलोसिटी वेक्टर का, यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट वहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्या है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और वो डायरेक्शन के चेंज होने से वो चेंज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर रिलेशन है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन होता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमारा रेडियस है और जो रेडियस वेक्टर है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है दैट इज इक्वल टू एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस स्टडी किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, मीन्स एस क्या है आपका आर्क है, जैसा आप ये देख सकते हैं ए से बी। तो हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ए से बी और बहुत स्मॉल एंगल से, तो एस इक्वल टू आर थीटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। तो एस इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला तो आपको क्लियर है। बट इस फॉर्मूले के आगे चलते हैं। ये रिलेशन हो गया एक तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है फॉर्मूला? ठीक है, और नहीं क्लियर है दोबारा बता दें कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस से आ जाता है। फॉर द स्मॉल एंगल tan थीटा इज परपेंडिकुलर दिस एस, अगर ये बहुत क्लोज है ए और बी तो नियरली स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी नियरली स्ट्रेट लाइन है तो ये परपेंडिकुलर बेस आर, और फॉर द स्मॉल एंगल tan थीटा इज थीटा के इक्वल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। यहाँ से आया था। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एस इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला हमें क्लियर है। यहाँ पर रेडियस वेक्टर तो चेंज हो रहा है बट रेडियस का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो रेडियस सिर्फ आर के हैं तो वो आर कांस्टेंट है। ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन आर आपका कांस्टेंट है, बट आर वेक्टर के हैं तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के चेंज होने से वो चेंज हो रहा है, रेडियस वेक्टर कह सकते हैं, या पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो आर आपका यानी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट एंगल आपका चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो थीटा चेंज हो रहा है और एस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वो एस और थीटा है। ठीक है, आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर वो कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं या पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी गेट ds by dt and d by dt of r theta। r टू द सर्कुलर मोशन r की जो वैल्यू है, जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, एंगल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। एंड व्हाट इज ds by dt? यस, इट इज अ वेलोसिटी। ds by dt इज अ वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी आ गई। एंड यहाँ पे r कांस्टेंट है एंड व्हाट इज d थीटा by dt? यस, एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमें यहाँ से मिल जाता है। तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में। क्लियर है? तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड के टर्म में कि ये v इक्वल टू आर ओमेगा, कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अगर v की वैल्यू चेंज हो रही है और r आपका मान लो कांस्टेंट है, क्योंकि r आपका कांस्टेंट है ही सर्कुलर मोशन में, रेडियस है, और ओमेगा आपका चेंज हो रहा है। ओमेगा अगर चेंज हो रहा है और कांस्टेंट भी हो सकता है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा का जो रिलेशन है वो यहाँ से आप
चेक कर सकते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, और उस पे बेसिस पे हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई आगे सब जगह करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। बट ये फॉर्मूला जो है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए हम समझते हैं वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे रिलेट करेंगे। क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो आर वेक्टर है तो ये वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, या रेडियस वेक्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होगा, और फिर ये ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी ये भी वेक्टर है। तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें, ठीक है। तो जब हमने सिंपल फार्मूला स्टडी कर लिया कि भाई v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो सिंपल फार्मूला है, पर इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो जो वेक्टर में ये फार्मूला लिखा जाता है वो होता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो v वेक्टर होता है वो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो आपको मैंने वीडियो में बता रखा है, जहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टू वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये पाम रूल से हम मेजर कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो ओमेगा और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी हेल्प से वी वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। और ओमेगा वेक्टर क्या है यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। क्यों कहते हैं इसको एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर मोशन, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन यस ऊपर की तरफ है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं दिस वन, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन दिस वन, दिस इज आर वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो वेलोसिटी वेक्टर आपको ये मिल गया, क्लियर है। तो मीन्स ओमेगा क्रॉस आर आपको ये वी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ओमेगा क्रॉस आर आपको वी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, और ओमेगा ऑलवेज भी अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग होगा। आपकी वी वेक्टर ये रहा और आर वेक्टर ये रहा, दिस इज आर वेक्टर, दिस वन ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये आपका दिस वन इज अ वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, और ये जो है आपका ओमेगा वेक्टर है। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर ये वी वेक्टर। कह सकते हैं कि अगर ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड ओमेगा, और डायरेक्शन ऊपर को हम क्या लेते हैं z एक्सिस मान लेते हैं, तो ये अगर k कैप है और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे r वेक्टर अलोंग द x एक्सिस है, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो r रेडियस, ठीक है, ये तो चेंजिंग होगा फॉर द गिवन सर्कुलर मोशन r, और डायरेक्शन क्या होगी यस i कैप। तो आपको v वेक्टर की डायरेक्शन क्या मिल रही है, यहाँ से देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कि आप ओमेगा क्रॉस r करेंगे तो हमें यस ओमेगा k कैप क्रॉस r i कैप। तो k क्रॉस i क्या होता है, यस ओमेगा r लिख दिया हमने, ये तो स्केलर टर्म हो गया, k क्रॉस i j होता है, तो ओमेगा r j कैप। ये आपका क्या आया, ओमेगा क्रॉस r क्या, ये आपका v वेक्टर आ गया, और ये v वेक्टर आ गया जिसमें हम कहते हैं v मैग्नीट्यूड हो गया और j कैप डायरेक्शन होगी। यानी मैग्नीट्यूड क्या है ओमेगा r, यानी यहाँ दिख रहा है कि जो मैग्नीट्यूड आया वो ओमेगा r और डायरेक्शन क्या है j कैप। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि एक्सियल वेक्टर जो कि z एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और r वेक्टर इसमें x एक्सिस के अलॉन्ग लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है j कैप। तो इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं। अगर हम कहें ऊपर से देखें तो हम मूव कर रहे हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है और वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, आप किसी भी पॉइंट में मूव कहीं भी इधर इधर, तो आपका जो है ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली z एक्सिस में ऊपर की तरफ है प्लस z। बट क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट का एग्जांपल लिया मैंने इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर इधर के हर एक पॉइंट पे क्या चेंज होगा, ओमेगा वेक्टर नहीं चेंज होगा, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन क्या चेंज होगा, वो होगा v वेक्टर चेंज होगा और r वेक्टर चेंज होगा, बट ओमेगा वेक्टर वही रहेगा, ठीक है। तो v वेक्टर और r वेक्टर चेंज हुआ भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो यहाँ v वेक्टर और r वेक्टर चेंज होगा, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। तो ओमेगा वेक्टर चेंज करना हो तो यस कि उसी स्पीड से घूमना है, सर्कल में घूमना है, उसी रेडियस में घूमना है, और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यस पहले आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे
तो ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ, जैसे ये मैं हैंड को मूव कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो ऊपर की तरफ ओमेगा वेक्टर, और यस अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ तो यानी क्लॉकवाइज मूव करूँगा तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप चेक कर लोगे डायरेक्शन को। क्लियर हो गया? तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। वेलोसिटी तो हमने रिलेट कर दिया, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, अभी हम स्टडी करेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पर दो तरीके एक्सेलरेशन है, एक है सेंट्रीपिटल और एक है टेंजेंशियल। अब ये कंसेप्ट है क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, अब सर्कल में मूव करने के दो तरीके हैं, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना और लगातार इस कांस्टेंट स्पीड नहीं है तो फिर स्पीड चेंज भी हो सकती है, ठीक है। यानी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। इन दैट केस कि यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बट सर्कुलर मोशन वही है, इन सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन होगा दो, एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स सेंटर होगा, दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक एक्सेलरेशन और होगा जो कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के वजह से चेंज होने की वजह से है, और वो है AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दो तरीके से एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं कहूँ कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो चेंज हो रहा है, एक तरीके से कहें कि V वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो एंड डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन मतलब V कैप कह सकते हैं, ये चेंज हो, तो अगर ये दोनों चेंज होगा, अगर ये दोनों ही चेंज होगा तो एक्सेलरेशन है। अब मैग्नीट्यूड के चेंज होने से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल है, और डायरेक्शन मानो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है सिर्फ, तो वहाँ से डायरेक्शन के चेंज होने से ये जो टर्म है सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दोनों ही चेंज हो रहा है तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा, ए नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होगा, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज होती ही है सर्कल में, तो यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होगा। और अगर वेक्टर सम है, आप डायरेक्शन देख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल है वो टुवर्ड्स सेंटर है और टेंजेंशियल टेंजेंट है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो यस जो नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट में यस AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इस तरीके से आप नेट एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन जो नेट आया वो ये आया जो कि सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल की हेल्प से आया। अब रिलेशन कैसे डिराइव करें और वहाँ पे क्या रिलेशन है, टेंजेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। यस तो रिलेशन है आपका, डेरिवेशन करते हैं। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था, अगर हमें वेलोसिटी पता है देन हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यस हमें पता है वेलोसिटी V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R वेक्टर, जहाँ पर एक्सियल वेक्टर क्या है, ओमेगा वेक्टर, क्योंकि ये एक्सिस के अराउंड है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, यस डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी टी ऑफ V वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस R वेक्टर, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको ये जो डिफरेंशिएशन में दिख रहा है ओमेगा वेक्टर और R वेक्टर, तो इसमें जो डिफरेंशिएट करेंगे तो अब वैल्यू जो है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब दो वेरिएबल टर्म हो तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो यस dv बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल आपको याद है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में ध्यान रखना कि वेक्टर है और वेक्टर में आपको पता है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इसलिए ऑर्डर नहीं चेंज करना। ओमेगा वेक्टर आगे है तो आगे और R वेक्टर उसके बाद है तो उसके बाद ही रहना चाहिए। एंड नाउ द प्रोडक्ट रूल इज
पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट माना जाएगा क्रॉस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना फर्स्ट हमेशा आगे रहेगा और सेकंड हमेशा बाद में रहेगा, ऑर्डर नहीं चेंज करना आपको, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर कॉन्स्टेंट प्लस, अब ओमेगा वेक्टर कॉन्स्टेंट माना जाएगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो नेट एक्सेलरेशन आया ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन वो ए वेक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो टू वेक्टर्स का सम दिख रहा है आपको, यानी इसमें से एक टेंजेंशियल होगा और एक सेंटीमीटर या रेडियल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी यस अल्फा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर प्लस यस व्हाट इज डी आर बाई डी टी, ओमेगा क्रॉस व्हाट इज डी आर बाई डी टी, वी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दो एक्सेलरेशन वाले टर्म है, एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों का वेक्टर सम करने पे नेट एक्सेलरेशन आया ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। तो इसमें ये जो टर्म है दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस ये जो टर्म है ये आपको सेंटीमीटर या रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है, सेंटीमीटर या रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। क्लियर है, नाउ ए टी की वैल्यू आ चुकी है, यानी दिस इज अल्फा आर, मैग्नीट्यूड कहें तो अल्फा आर, वेक्टर फॉर्म में ए टी इज अल्फा क्रॉस आर, क्योंकि अगर एंगल भी दिया हो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है ना क्या होता है, ए टी वेक्टर आपका है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, जिसको आप ओपन करेंगे फॉर्मूले में कि यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि जो अल्फा क्रॉस आर है, तो अल्फा अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में कहें तो 80 क्या आएगा, अल्फा आर साइन एंगल और थीटा 90, तो 80 इज इक्वल टू अल्फा आर, फॉर थीटा 90 80 इज इक्वल टू अल्फा आर। तो अल्फा क्रॉस आर से 80 की डायरेक्शन आनी चाहिए, 80 अल्फा आर। तो हम इसको डायरेक्शन से कैसे दिखाएं कि अल्फा क्रॉस आर से जो है 80 की डायरेक्शन मिलती है। तो यस, अगर मैं यहाँ पर ये सर्कल लिया, इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये एक्सिस है वो जेड एक्सिस ले लेते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेट करना है हमें वही अल्फा आर और 80 की डायरेक्शन को, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, तो लेट की पार्टिकल इस पॉइंट पे और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आर वेक्टर है उसकी ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। अब 80 की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले में कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा टर्म एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ना कौन सा टर्म एक्सियल वेक्टर है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन वाला टर्म या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला टर्म, इन दोनों एक्सेलरेशन में से कौन सा टर्म जो है वो एक्सियल वेक्टर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एंगुलर। तो यस, एंगुलर से ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर यस, ये डायरेक्शन आपका अल्फा वेक्टर का है, तो अल्फा क्रॉस आर और 80 यहाँ पर टेंजेंशियली आ गया। ठीक है, ये है अल्फा वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग, आर वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये 80 जो होगा जो कि इस सर्कल के टेंजेंशियल है वो वाई एक्सिस के। ठीक है, अल्फा क्रॉस आर ये इस तरीके से इस प्लेन में ही होगा, यानी आर वेक्टर और 80 वेक्टर इस सर्कुलर प्लेन में ही है, बस 80 टेंजेंशियल है और आर वेक्टर रेडियस वेक्टर है। तो जो अल्फा वेक्टर वो इस सर्कुलर प्लेन का परपेंडिकुलर यानी अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए, और ये जो रिलेशन है अल्फा क्रॉस वी ये सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो अल्फा ए सी ओमेगा क्रॉस वी इसको रब कर देते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं आपको। यस, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि जो 80 है अल्फा क्रॉस आर है।
ठीक है। एंड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा क्रॉस वी है, और इन दोनों का वेक्टर सम करने पे हमको नेट एक्सेलरेशन मिला। जो नेट एक्सेलरेशन मिला वो इन दोनों का वेक्टर सम है। क्लियर? अब हमें याद रखना है कि ये फॉर्मूला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा और ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम बात करें थीटा 90 की, जैसा कि हमने इसमें अगर देखें तो ओमेगा वेक्टर ये है और वी वेक्टर ऐसे, तो थीटा 90 की बात करें तो यहाँ पे जो ए सी की वैल्यू आएगी, यस ओमेगा वी आएगा, यस ए सी मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ वी साइन एंगल, अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ओमेगा वी आया। और ओमेगा क्या, हमें पता है कि v इक्वल टू आपका आर ओमेगा होता है, तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा वो v अपॉन आर आएगा। तो देयरफॉर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, यस v अपॉन आर इंटू वी, तो जो मैग्नीट्यूड आया वो v स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो ये जो एक्सेलरेशन आया दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, 80 का मैग्नीट्यूड ये रहा और AC का मैग्नीट्यूड ये रहा, तो यहाँ से जो नेट एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो यस नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट में यस 80 का स्क्वायर, आप अल्फा आर का स्क्वायर कह सकते हैं, और AC का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर का रूट। अल्फा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt भी लिख सकते हैं, अल्फा आर की जगह हम dv/dt भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना है, अल्फा आर से भी मिल सकता है और dv/dt से, यानी वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो आप यहाँ डिफरेंशिएट करके 80 फाइंड कर सकते हैं उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन अगर मिलेंगे नीट और जेई में तो वो इस कंसेप्ट से मिलेंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म तो सिंपल, यूनिफॉर्म मतलब जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन हम बात करें सर्कुलर मोशन की, भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम लोग वहाँ कहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 है यूनिफॉर्म मोशन में, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि भाई यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन कहा है बट सर्कल लग गया है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा नहीं है। हम डायरेक्शन भूल जाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जो हमें यहाँ अप्लाई करना है कंसेप्ट में, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन चेंज होता है भले ही वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड चेंज ना हो। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाया और v आपका अगर वेलोसिटी वेक्टर कहें वो तो डायरेक्शन ये रही, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन ये रही, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यानी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी विल चेंज। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, यस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन है, यस एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर लविंग, टुवर्ड्स सेंटर इसकी डायरेक्शन है, जैसे कि इसमें इंडिकेट कर रखा है, यहाँ पे भी वो टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, लेकिन हाँ वेक्टर फॉर्म में कहे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन कहने का मतलब है टुवर्ड्स सेंटर ही है, बट यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन है, यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन, यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट ए से कहें तो ये डायरेक्शन
x है तो माइनस एक्स, और अगर इस पॉइंट से देखें, जैसे a पॉइंट से देखेंगे तो माइनस एक्स क्योंकि सेंटर इधर है, इस b पॉइंट से देखेंगे तो प्लस एक्स क्योंकि सेंटर इधर है। तो लेकिन है तो टुवर्ड्स सेंटर, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कहें तो a पॉइंट पे एट a वेक्टर कहूँ तो मैग्नीट्यूड तो a है, बट डायरेक्शन क्या है, इधर माइनस आई कैप हो जाएगा a पॉइंट से। और अगर b पॉइंट से देखूँ मैं तो ये b पॉइंट से टुवर्ड्स सेंटर क्या हो जाएगा, तो a वेक्टर की का मैग्नीट्यूड तो a है, बट डायरेक्शन प्लस आई कैप हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो a कांस्टेंट है, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर भी है ये, लेकिन डायरेक्शन के बेसिस पे प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज होने से। अदरवाइज कहेंगे हाँ डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, बट वो चेंज हो रहा है आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, लेकिन आप कहेंगे सर टेंजेंशियल तो भी आपने पढ़ा है, वो कहाँ गया? तो आपको बता दें यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि जो v है वो कांस्टेंट है, तो फिर dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो जब ये v कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, v स्क्वायर अपॉन r। v हमें गिवन है, r रेडियस भी पता है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारा ये फॉर्मूला, टेंजेंशियल जीरो है क्योंकि v कांस्टेंट है, और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा यस वो सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा क्योंकि टेंजेंशियल जीरो है। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो नाउ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये बच्चा बहुत खुश है क्योंकि हम लोग छोटे थे तो हम लोग को कोई चीज़ ऐसे स्टोन को थ्रेड से बांध करके घुमाने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, और घुमाते घुमाते दौड़ते भी थे हम। ठीक है, तो वो यहाँ पे इमेजिन कर लो कि आप ही है और आप बहुत छोटे थे तो आप ऐसा करते थे और कई बार चोट भी लग जाती थी। ठीक है, तो ये स्टोन को मूव कर रहा है इस तरीके से, लेकिन आप सोचेंगे ऐसे क्यों मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्यों, वर्टिकल क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। वर्टिकल में घुमाना क्यों नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल में क्यों है? तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। वर्टिकल में जब घुमाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकली ग्रेविटी एक्ट करती है, तो जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वेलोसिटी नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर जाते समय ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज होगी तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो रहा ही नहीं, वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो एग्जाम्पल है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है। ये है हॉरिजॉन्टल, याद रखना हॉरिजॉन्टल में मूव कराएंगे तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन वर्टिकल में पॉसिबल नहीं कि आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कराएं क्योंकि ग्रेविटी उसको चेंज करेगी। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया, तो इस केस में जो आपका स्पीड है जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी वही है और वो इस पॉइंट पे भी वही है। तो एवरी पॉइंट स्पीड वही है, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। तो यस, तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया। अब इसके आगे की कंसेप्ट, ये तो हम स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसके आगे कंसेप्ट जब हम फोर्स वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि जब ये मूव करेगा तो इस वायर में टेंशन होगी, और टेंशन एक फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उससे अवे, टेंशन। ठीक है, ये टेंशन की वैल्यू तब आप कैलकुलेट करेंगे। टेंशन एक फोर्स हो गया और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, वर्टिकल ही नहीं है, यहाँ पर सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एम ए और ए है आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। देन आप टेंशन टी मेजर कर सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, और अगर आप वी की वैल्यू आर ओमेगा पुट करें तो टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, यस एम आर ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा। फिलहाल ये आपका आगे लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स वाले चैप्टर में होगा जहाँ पे हमने मास इंटू एक्सेलरेशन करके, एक्सेलरेशन हमने यहाँ पढ़ लिया है, टेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये जो कंसेप्ट आप यहाँ पढ़ रहे हो उसको आगे भी अप्लाई करना है, तो इसीलिए इन फॉर्मूलेस को ध्यान से देख लो, कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि आगे अप्लाई होना है। जैसे कि मैंने यहाँ अप्लाई किया है कि इस वायर में टेंशन होगा
वो टेंशन क्या होगा आप इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि भी हम डिराइव कर चुके हैं लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग किया है। वो उसमें दोनों डेरिवेशन साथ में कर ली थी, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। लेकिन जो टेंजेंशियल वाला है, अगर हम सीबीएसई के एकेडमी लेवल की बात करें तो वहाँ पर टेंजेंशियल वाला डेरिवेशन नहीं है। बस नॉलेज के लिए बता दें कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। पूरी डेरिवेशन उस तरीके से वेक्टर फॉर्म में नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाली डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन क्या है कि हमें ये दिखाना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जरा इसको अलग वे में डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हमारे कोर्स में, नॉन यूनिफॉर्म है नहीं, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करनी है। तो फिर हमें ये डेरिवेशन अगर करनी है तो इस डेरिवेशन कैसे करें, और वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला अब कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कंप्लीट होता है और कंप्लीट नॉलेज भी मिलती है कि माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है वो माइनस टाइम्स ऑफ आर वेक्टर, वो ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो इसका मतलब है आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ए वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। रेडियस सेंटर से लेते हैं अभी, तो ये टुवर्ड्स सेंटर होता है। इसका मतलब ये है कि ये टुवर्ड्स सेंटर है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये डेरिवेशन हमें करनी है, ये डेरिवेशन हमें डिराइव करनी है। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे, क्योंकि ये टुवर्ड्स सेंटर है, माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है। तो अब ये डेरिवेशन कैसे किया जाए, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जितने तरीके से करेंगे उतने कंसेप्ट हमें और क्लियर होंगे, और वेक्टर से करेंगे तो वेक्टर के कंसेप्ट भी हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Now, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, एक सर्कल का 1/4 पार्ट स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। लेट दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सर्कल एक प्लेन में है और प्लेन हम कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, और ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इसका 1/4 पार्ट है। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है, पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, और ये सेंटर पॉइंट कह देंगे या रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका रेफरेंस लाइन भी होती है ओ एक्स। तो फिलहाल इस सेंटर पॉइंट ओ रेफरेंस ओरिजिन से ये जो पी पॉइंट है, यस, ओ पी वैक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं कि पी पॉइंट पे पार्टिकल है तो यस, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, लेट एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है। तो नाउ वी कैन राइट आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आई, एक्स एंड वाई। तो आर वेक्टर एक्स उसका मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स एक्सिस, यस, ये आप कहें तो ये आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स उसका कंपोनेंट है। तो एक्स आई कैप, नाउ वाई के लिए वाई दिस वन, ये आपका वाई है, तो वाई अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप। तो ये आर वेक्टर हमने लिख दिया, यस। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर आ गया, या इसको पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं पार्टिकल का। अब ये आर वेक्टर चेंज होगा जब इस सर्कल में मूव करेगा ऐसे करके, तो यस एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना, तो आर वेक्टर चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना जब आर वेक्टर तो चेंज होगा बट आर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। हो सकता है एक्स इंक्रीज हो वाई डिक्रीज हो। इसी तरीके से जो भी आर आएगा, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि आर होगा, और जो कि अंडर रूट में दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। यानी रेडियस का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी एंगल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस रेफरल लाइन से ये एंगल थीटा है, तो थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग और एक्स और वाई भी चेंज हो सकता है। तो एक्स और वाई को थीटा के टर्म में कैसे लिखें, ठीक है। तो एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ आर। आर और एक्स में क्या रिलेशन है, अगर आप ये राइट ट्राइंगल देखो आप इस तरीके से, दिस वन,
बेस और ए हाइपोटेन्यूज, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हेयर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मिलेगा ना। सिमिलरली y, गुड, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिलेगा। तो वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो r वेक्टर आया वो x कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे r कॉस थीटा, x की वैल्यू r कॉस थीटा आई कैप प्लस y की वैल्यू r साइन थीटा जे कैप। हमने r वेक्टर को थीटा के टर्म में लिख दिया, लेकिन हमें टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं। ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या तो एंगुलर पोजीशन है, वो पोजीशन थीटा चेंज हो रहा है एंगुलर पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो टी के टर्म में कैसे लिखें। तो अभी जब सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा का क्या रिलेशन होता है ओमेगा से। तो यस, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर, ये आ गया ना। इसमें अगर हम इस आर वेक्टर को यानी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी। यानी अगर हम डी आर बाई डी टी करते हैं देन व्हाट वी गेट वेलोसिटी वेक्टर। तो जरा डिफरेंशिएट करते हैं, तो आर ये मैग्नीट्यूड है, रेडियस, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। टी के अकॉर्डिंग कॉस का फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी यस कॉस का फंक्शन टी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो आर कांस्टेंट एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वो होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है और डायरेक्शन आई कैप, ठीक है, प्लस आर अगेन कांस्टेंट टर्म, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, वही डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दोबारा बता देते हैं, कुछ को याद होगा कुछ को नहीं, तो अब यहाँ पे देख लो कैसे बताया गया है इसको, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है, कॉस ओमेगा टी है कॉस टी नहीं है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होता है तो माइनस साइन टी हो जाता, ये ओमेगा है आगे, यानी टी के साथ ओमेगा जो कांस्टेंट है वो मल्टीपल में है, तो यस, तो हमने कहा कि भाई कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो भाई कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन वो तब होता है जब टी के आगे 1 हो, कॉस टी हो तो माइनस साइन टी होता है, लेकिन यहाँ टी के आगे ओमेगा है तो ओमेगा को भी डिफरेंशिएट, ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस का साइन हो गया माइनस साइन हो गया, ओमेगा टी का अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करने पे ओमेगा कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, ठीक है। वैसे ही डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी जो होगा, यस, प्लस में होता है कॉस ओमेगा टी, और इसमें जो ओमेगा टी में ओमेगा है वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में, तो यस यही चीज़ मैंने यहाँ पुट की है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये वी वेक्टर आ चुका है, तो वी वेक्टर इज माइनस ओमेगा आर, आर इंटू माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ पर आर ओमेगा यानी ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये आगे वेलोसिटी वेक्टर, एंड आपको पता है कि हमारा टॉपिक है एस्लेशन, तो हमें यहाँ पे एस्लेशन फाइंड करना है, तो जो हमारा एस्लेशन है, ठीक है, वो है डी वी बाई डी टी। वी वेक्टर मैंने लिया है, डी वी सिर्फ डी वी बाई डी टी नहीं लिया है, डी वी बाई डी टी लेंगे तो फिर ए ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आएगा क्योंकि ये v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यहाँ मैंने वेक्टर कहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो एस्लेशन आया वो नेट एस्लेशन है, वो नेट एस्लेशन सेंट्रीपिटल के ही इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो dv/dt इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वही माइनस ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, अगेन वही डिफरेंशिएशन करना है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, यस ओमेगा कॉस ओमेगा टी डायरेक्शन आई कैप प्लस ओमेगा आर यहाँ पे भी कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें ओमेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर हो गया और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे देखो ओमेगा आर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर ही कॉमन ले लिया जाए और आर को आर कॉस ओमेगा टी के साथ रखा गया आई कैप और आर प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, तो मैंने क्या किया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप, तो ये क्या है, ये देखो दिस वन आर वेक्टर है ना, तो ये आपका आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये ए वेक्टर आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में क्लियर हो गया कि जो ए वेक्टर है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर है। इसका मतलब है जो सेंटीमीटर स्टेशन की डायरेक्शन है आर वेक्टर ओ से पी है, तो सेंटीमीटर स्टेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट यानी माइनस साइन पी से ओ की तरफ है, यानी टुवर्ड्स सेंटर। एक ये भी तरीका है प्रूफ करने का, और दूसरा शॉर्टकट तरीका तो मैंने पहले बता चुका हूँ रिलेशन में कि जो हमारा सेंटीमीटर आया था वो क्या आया था, ओमेगा क्रॉस वी आया था, ठीक है, ए सी, और फिर आपने थीटा देखा 90 डिग्री है तो ओमेगा ए सी की वैल्यू ओमेगा वी आ गया साइन 90, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी आपने क्या v बाय आर, और वहाँ से v स्क्वायर बाय आर आ गया। तो एक ये भी मेथड हो सकता है, क्लियर, और एक ये भी मेथड है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीमीटर स्टेशन डिराइव कर लिया। तो नाउ चलते हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। कंसेप्ट चेक करने के लिए बेसिक कि अब तक जो हमने स्टडी किया वो हमें बेसिक चीज़ें याद हैं या नहीं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑप्शन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ रिमेन कांस्टेंट। ध्यान रखना कि वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, क्या दोनों कांस्टेंट रहती हैं, यस, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट रहे, इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये दोनों ही मैग्नीट्यूड या v की वैल्यू जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते हैं दोनों के क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो चेंज होता है, तो यानी ये क्या है, इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट कैसे रह सकता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट, ये सही है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहें तो वो गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोथ कीप ऑन चेंजिंग, यस, डायरेक्शन के चेंज होने से ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ये सही है, तो यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन हैज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड इट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ द मोशन इज गिवन 0.05 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और यहाँ पर टेंजेंशियल की बात नहीं की, इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देते तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। फिलहाल ओमेगा स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ होता है, तो देयरफॉर जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ओमेगा स्क्वायर यानी 2 पाई एफ का होल स्क्वायर और ये आर, तो वैल्यू दे रखी है, पुट करते हैं। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो गया, एफ का स्क्वायर हो गया, और आर आपका 0.05 मीटर है। तो नाउ आर कैलकुलेट करना है हमको, सॉरी एफ कैलकुलेट करना है हमको। तो ये एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 20 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 0.05, ठीक, एफ स्क्वायर आ रहा है, देखो एफ स्क्वायर, तो ये डेसिमल हटाते हैं,
तो ये 0.05 ऊपर 100 ले जाते हैं, नीचे 4 पाई स्क्वायर, ये 5 हो गया, 0.05 को लिख दिया 5/100, 100 पे चला गया। और ये यस 4 और 5 20, सी 20 कैंसिल हो गया। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100/पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर है तो यस स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एफ इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 और पाई का स्क्वायर का रूट पाई, तो 10/पाई ऐसा ऑप्शन यस फर्स्ट ऑप्शन है। हर्ट्स में यूनिट होती है ना पर सेकेंड या हर्ट्स, तो इस तरीके से ये एग्जांपल भी सॉल्व। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, सेंटर पर एक्सीलरेशन गिवन है, टेंजेंशियल गिवन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये सारे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप न्यूमेरिकल बहुत ईजिली कर सकते हैं, प्लस कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी में ना हो, कहीं भाई स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ये जनरली होता है कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है हमारा, सर्कुलर मोशन पार्ट 2, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही हमने स्टडी किया था, लेकिन मोस्टली जो हमने स्टडी किया था यहाँ पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट स्टडी किया था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम आने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी ही पार्ट 3 वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू।